आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे द क्रिएटिव सजिटेरियस। ये हमारा पॉडकास्ट है माइंडसेट मास्टरी लर्न एंड थ्राइव। हमारे साथ हैं हमारे स्पीकर श्री गिरधर मामेरी जी, जो राजनीतिक मामलों के अच्छे जानकार हैं और हम लोग उनके साथ बात करेंगे। अभी हमारा जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके अंतिम परिणाम क्या होंगे और उनका क्या उन्होंने देखा है और क्या उनकी उनकी समझ है और क्या उनको लगता है कि कैसा रिजल्ट आएगा इस चुनाव का। तो हम लोग इसके क्रिटिकल एनालिसिस पे निकलेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह का भविष्य हम लोगों को मिलने वाला है निकट के भविष्य में इस चुनाव के बाद। तो गिरधर मामेरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द क्रिएटिव सजिटेरियस। सिन्हा जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गिरधर तो गिरधर मामूरी जी, मैं अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, है ना। अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था आर भारत में प्रधानमंत्री मोदी का अर्नब के साथ में। तो वहाँ बता रहे थे प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने जो 400 सीट का टारगेट तय किया है ये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके जितने मेंबर, उनके और एनडीए के जितने मेंबर पार्लियामेंट में हैं और जो भी पार्टियां उनको सपोर्ट करती है वो सब मिला के लगभग 400 एमपी का सपोर्ट उनके पास ऑलरेडी है। तो इस तरह अगर उन्होंने जो टारगेट सेट किया है तो उनके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है और वो लोग आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है उनका ये कहना? देखिए, जो भी इलेक्शन में उतरते हैं वो जीतने का ही उम्मीद रख के उतरना पड़ेगा जी। और अपने कैडर को, अपने नेताओं को, अपने पार्टी के लिए कोई रियलिस्टिक टारगेट भी रखना चाहिए। अब देखिए, जब 400 पार की मतलब जो स्लोगन मोदी जी ने शुरू किया था, हम्म। तो ये क्या किया है, एक तो बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी की प्रश्न तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल। ऑपोजिशन तो ये खड़ा कर सकता था कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं हाँ। और हम जीत के आ रहे हैं, जो भी है। वो नैरेटिव जो है वो तो खत्म ही हो गया। जी। अब डिस्कशन इतना ही है कि 400 पार होगा हम्म। चाहे या 400 से नीचे होगा। जी। मगर आने वाला तो मोदी जी ही है और हाँ। एनडीए का सरकार ही बनने वाली है। जी। इसमें किसी को शक नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। किसी को तो नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था। जी। अभी सच्चाई में 400 पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम्म। ये तो वोटर जनार्दन, जनता जनार्दन के हाथ में ही है। जी। और अभी 3 चरण और वोटिंग करना बाकी है। उससे पहले हम कुछ बोलें ये तो घमंडी होगी, क्योंकि तय करने वाले तो वो है। वो डिसाइड करने से पहले हम ऐसे कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इतना नंबर होगा, इतना नंबर नहीं होगा। मगर अब तक जो वोटिंग हुआ है 4 चरणों में, इसके चलते हुए हम ये निश्चित कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई वेव नहीं है, कोई हम्म। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम्म। ना कोई बढ़ चढ़ के कोई प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है। लोग खुश है, मतलब सेटिस्फाइड है। तो इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 के लगभग उतना ही है, दो उतना तीन नहीं। परसेंट इधर उधर, ज्यादा नहीं है कम नहीं है, बस उतना ही है रफली। वो बैंड में है, एक हाँ। 5% इधर उधर, पूरा हाँ। उसी बैंड में आता है। उतना हम्म। ही चल रहा है। बल्कि ये बहुत से कारण है। हाँ, 13 तारीख का जो फेज था ये आंध्र तेलंगाना का, उसमें मुझे लगा है कि वो परसेंटेज थोड़ा कम रहा है वोटर टर्नआउट का। नहीं, हर चीज में अब फेज 1 फेज 2 में भी कम रहा है। हाँ। मगर यहाँ फेज 4 में एक्चुअली आप अर्बन वोटिंग निकाल के आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है। अब देखिए, हैदराबाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जी। उसमें 50 से नीचे आया वोटिंग परसेंटेज। जी। तो जनरली लोग क्या कहेंगे, यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी के लोग हैं, ये लोग वोटिंग में नहीं जाते हैं।
ऐसी बहुत से एनालिसिस हमको देखने मिलता है। हम्म। मगर सच्चाई ये है कि हैदराबाद में जो लोग काम करते हैं वो जी। बाकी तेलुगु स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो लोग। चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो, यहाँ से लोग आते हैं। उनका दो दो वोट होते हैं, एक हैदराबाद में होते हैं, एक उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। तो हम्म। इलेक्शन के टाइम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पसंद करते हैं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ जितने भी बस स्टैंड्स हैं हैदराबाद में, जो MGBS हो, जुबली बस स्टैंड हो, जी। या बाकी दिलसुख नगर, ये बस स्टैंड्स में हम्म। दो दो तीन तीन घंटे का डिले हो रहा है हर बस का। मतलब इतना भीड़ है उधर। सब अच्छा। लोग अपना गांव जाके वहां वोटिंग करने जा रहे हैं। तो अच्छा। उनका वोट इधर है, मगर वो यहाँ सिटी में तो वोट नहीं डाल रहे हैं। तो हाँ। उनको निकाल के देखेंगे तो हैदराबाद में भी थोड़ा अच्छा ही वोटिंग हुआ है। अच्छा। हैदराबाद सिटी स्पेशली जो ओल्ड सिटी है, जहां माधवी लता जी और ओवैसी का टक्कर है, हाँ हाँ। वहां हर इलेक्शन में उसका वोट परसेंटेज गिरते जा रहा है। तो ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ एक थकान सी हो रही है लोगों का। तो हम्म। वो वोटिंग इतना नहीं हो रहा। हिंदू वोट बहुत कम है, इसीलिए उनका वोटिंग परसेंटेज 39% या 40% भी आता है, फिर भी वही लोग जीत रहे हैं। हम्म। तो ये ट्रेंड तो कोई बदला नहीं है। तो हम्म। आप सिटी को निकाल के, आंध्रा में आप विशाखापट्टनम को निकाल के देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 65 के ऊपर चले जाता है। हम्म। 65% वोटिंग इज फिनोमिनल, ये तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा वोटिंग है। क्योंकि उसमें से आप ड्यूअल वोटिंग निकाल दीजिए। कोई बुजुर्ग लोग हैं वो आ नहीं पाएंगे, कोई ट्रैवल कर रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे, कोई जी। कुछ लोग मर गया मगर उनका अभी अपडेट नहीं हुआ है। ये पूरा निकाल के देखेंगे तो ये 70-75% तक जो एक्टिवली वोट कर सकते हैं उसमें से है। मतलब दिस इज द वेरी हेल्दी वोटिंग हो रहा है अभी, तो कम नहीं हो रहा है। तो जयशंकर जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कोई पूछा है कि फर्स्ट 2 फेजेस में आपका वोटिंग कम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। तो जयशंकर जी ने बोला है कि पूरे वेस्ट में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप जाके देख लीजिए, हम्म। डेमोक्रेसी में उनके जो बेस्ट परफॉर्मेंस है कोई भी इलेक्शन में, हम्म। वो आप हमारे साथ देखिए। हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस जो होता है ना, हम्म। सबसे नीचे परसेंट हमारे वोटिंग होता है ना, वो हम्म। यूरोप से और अमेरिका से ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम आप हमें डेमोक्रेसी के बारे में आप कुछ मत सिखाइएगा। वोटिंग आप लोग नहीं कर रहे हो, हमारी यहाँ 60-70% आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग वोट करते हैं, नहीं वोट करते हैं। अभी श्रीनगर देख लीजिए, हम्म। वो 13-14% पहले होता था, अभी 35% तक पहुंच गया। तो वो भी डर के माहौल से चलते हुए, बहुत से सिचुएशन होते होने के बावजूद इतना अच्छा वोटिंग हुआ है। 1996 के बाद इतना ज्यादा वोटिंग कभी हुआ ही नहीं है श्रीनगर में, पहली हम्म। बार हुआ है। आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने के बाद हुआ है। मतलब लोगों में थोड़ा अभी शांति है और धीरे धीरे से वो मेन स्ट्रीम में जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए जो जनरल ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, वो हम्म। सरकार से खुश है। सरकार के खिलाफ कोई वोट नहीं जा रहा है। हम्म। कोई लोकल इनकम्बेंसी हो सकता है, कोई एक्स MP जो MP है अभी, उसके खिलाफ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कुछ सीट्स पे बीजेपी भी चेंज कर दिया, कांग्रेस भी चेंज कर दिया। तो वो कैसे वो डायनेमिक्स चला, वो एक देखने वाली चीज है। तो ओवरऑल मुझे तो फाइनल नतीजे में ज्यादा फर्क मुझे नहीं दिख रहा। 5 सीट नीचे ऊपर हो सकते हैं, बट जनरली उतना ही ट्रेंड है। 400 पार तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। मगर 350 तक NDA तो आ सकता है। भाजपा वही 300 के इधर उधर हो सकते हैं, इर्द गिर्द में हो सकते हैं। 30-35 सीट इंडिया का हो सकते हैं। और एक 15-20 इनके जो फ्रेंडली पार्टीज हैं, बीजू जनता दल और YSRCP जैसे लोग, उनको भी आप जोड़ के देखेंगे तो 350 तो इनको पार हो जाएगा। तो वो तो बड़ी बात है ना। तीसरी बार ये इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर भी ये 300 पार 350 तक ये लोग जा रहे हैं। ये हम्म। कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी जीत मान के चलना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक हमारा प्रश्न था, जो अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आया था
जो एक्चुअली माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर में किया गया था पूरे दुनिया में, है ना। ये रिसर्च रिपोर्ट है जो जिसमें सर्वे किया है 1950 से लेके 1915 तक। 2015 तक। 2015 या 2015 तक। तो इसमें जो फाइंडिंग्स है कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ है 7.8% से, और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो लगभग 40% से इंक्रीज हुआ है। तो इस रिपोर्ट से आपको क्या लगता है, क्या मतलब निकालते हैं आप इस रिपोर्ट से, क्या कंसर्न है हमारा, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो मैं आपसे चाहता हूँ। एक तो हमारी पड़ोस में ये तो बहुत डेंजरस लेवल पे चले गए। 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, जी। आज 1% के नीचे आ गए। जी। तो बाकी लोग कहाँ गए? वो तो मारे गए, या हम्म। तो भारत पलायन हो गए, और हम्म। तीसरा वो मजहब बदल दिए। जी। वहां जिंदा रहना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो मजहब बदलना ही पड़ेगा। हम्म। जो 1000 साल से ऊपर वहां हिंदू बन के रहते थे, इतने मुस्लिम शासक आने के बावजूद वो 75 साल के अंदर अंदर धर्म बदलना पड़ा उनको। मतलब जितने भी यहाँ मुसलमान शासक शासन हुए थे, उससे भी और खतरनाक जिहादी सरकार पाकिस्तान की है, ऐसा हमें समझ में आता है। सेम बांग्लादेश में यही वही हालत है। वो 1971 जंग के बाद जब बांग्लादेश बनी है, उनका पॉपुलेशन लगभग कोई 20% तक था हिंदू पॉपुलेशन। अब वो 9% या 8% पे आके खड़ा हो गया। तो मतलब उधर भी घट रहा है। भूटान में कोई हिंदू बचा ही नहीं है। वहां हिंदू जेनोसाइड हुआ है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। वहां बुद्धिस्ट ने या तो इनको असम में ढकेल दिया, या जो बचे थे उनको मार दिए। तो इवन अ बुद्धिस्ट कंट्री वहां भी क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है, हमें मालूम है। और म्यांमार देख लीजिए, म्यांमार में मुसलमानों को सब साफ करके वहां भगा दिया वहां से, ये पूरे रोहिंग्या को। वहाँ हिंदू तो उसमें मिल गया, मतलब वो अपने आप को बुद्धिस्ट समझ बैठे हैं। तो हिंदू तो कोई बहुत कम है उधर, हिंदू बुद्धिस्ट तो वही है। तो बाकी माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया उधर। तो ये प्रॉब्लम है हमारी अड़ोस पड़ोस में। और मालदीव जो है वो रेडिकलाइज हो रहा है। इस इस पूरे एरिया में जो भारत भूखंड है, उसमें भारत में भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, स्पेशली बांग्लादेश से। या म्यांमार के रोहिंग्या आए थे इधर, बस गए थे, 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, पता नहीं, आंकड़े बोलना बहुत मुश्किल है। तो वो आप उसमें जोड़ेंगे, ऑब्वियसली आपका हिंदू संख्या घटेगी और इनका पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा, कन्वर्शंस बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कन्वर्शंस। जी। पूरे ईस्ट कोस्ट में आप देख लीजिए, बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के कन्वर्शंस हुए हैं। उड़ीसा और आंध्रा और तमिलनाडु स्पेशली यहाँ बहुत हुआ है। सुनामी के बाद और भी हुआ है। तो इसीलिए वहाँ आप ग्राम स्टेन्स का जो हत्याकांड हत्या हुआ था, वो हम्म। उसी टेंशन के चलते हुए हुआ था, क्योंकि ये लोग कन्वर्शंस बहुत बड़े स्तर पे किए थे ये लोग। आंध्रा में तो अभी एक उनका चीफ मिनिस्टर भी बन गया, जगन मोहन रेड्डी आ गया। और तमिलनाडु में जो उदयनिधि स्टालिन है वो खुद क्रिश्चियन है। वो चर्च में जाके मत्था टेकने वाली वीडियोस और वायरल है। और उनका सनातन धर्म से कितना घृणा है हम जानते हो। तो हम्म। ऑब्वियसली ये कन्वर्शंस भी उसका फैक्टर बना है, जो माइनॉरिटीज का नंबर बढ़ा है। एक और चीज है कि कांग्रेस 1947 से लेके आज तक कहीं भी संविधान में नहीं है, कहीं भी कोर्ट जजमेंट्स में नहीं है। फिर भी ये लोग सिख, बौद्ध, जैन, इनको हिंदू धर्म से अलग मान के इनको माइनॉरिटी दर्जा दे दिया। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ये लोग आते हैं, मगर इनको शासन करने वाली जितने भी एक्ट्स है या लॉज हैं, वो हिंदू है। हिंदू मैरिज एक्ट इनके ऊपर भी लागू होते हैं, अच्छा। हिंदू सक्सेशन एक्ट इनके ऊपर भी लागू होते हैं।
हिंदू हिंदू अडॉप्शन एक्ट और इनहेरिटेंस एक्ट पूरे इनके ऊपर भी लागू होते हैं, मतलब ये हिंदू ही है। फिर भी उनको अलग दिखाने के लिए ये लोग करते हैं। कुछ ट्राइबल्स, दलित और कुछ ट्राइबल एरियाज में वो लोग हिंदू, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। वो तो ना ईसाई है, ना मुस्लिम्स हैं, ना पारसीज हैं। फिर भी उनको ना हिंदू करार के हिंदू पॉपुलेशन को घटाया। मतलब ये डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है। एक्चुअली वो लोग सब भी हिंदू है। जब इन सबको आप ऐड करेंगे, शायद लगभग हमारी एक सस्टेन्ड मॉडल है। मगर एक और बड़ी चीज इसमें है कि टीएफआर रेट एक होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो एक औरत का उनके पूरे जिंदगी में कितने बच्चा वो पैदा करती है, वो उसका एवरेज निकाल के देखते हैं। एक 20-25 साल पहले मुसलमानों की मुसलमान औरतों का कोई टीएफआर रेट 6, 5, 6 ऐसा कुछ था, और हिंदू स्त्री का रेट 4 कुछ था। अब दोनों घट गए हैं। और जिस रफ्तार से मुसलमानों की टीएफआर रेट घटी है, वो हिंदू रेट से भी ज्यादा घटी है। मगर वो 6 से 2.7 तक आ गया, हिंदुओं का 4 से 2.1 पर आ गया। फिर भी 0.5 टीएफआर जो रेट है मुसलमान को ज्यादा है, इसीलिए वो बच्चे थोड़ा ज्यादा पैदा कर रहे हैं और हिंदू थोड़ा कम कर रहे हैं। एवरेज भारत का 2.4 या 2.5 ऐसा कुछ है। तो ये सब जो मतलब आपके फैमिली प्लानिंग इश्यूज हो, या पढ़े लिखे लोग इतना जल्दी बच्चों को पैदा करना नहीं चाहते हैं। बच्चा पैदा भी हुआ है तो उनको बड़ा करना इनके लिए बहुत बोझ पड़ रहा है, स्पेशली शहरों में। स्कूल का एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। तो ये सब चीज के चलते हुए कम बच्चे हर कम्युनिटी में पैदा हो रहे हैं। मगर फिर भी थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा है। मगर गिरावट देखिए, 5-6 टीएफआर से ये लोग 2.7 पे आ गए, और हिंदू का रेट 4 से 2.1 पे आ गए। तो थोड़ा उनका एज है, मगर इतना डराने वाली बात कोई है नहीं है। जनरली यहाँ की पॉपुलेशन जो है मोर और लेस स्टेबल है। थोड़ा इधर उधर कुछ एरियाज में उनका पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ एरियाज में नहीं है। जैसे यूपी में देखिए, उनका पूरा पॉपुलेशन कोई 9% है। वो 9% भी कहाँ से आते हैं? वेस्टर्न यूपी से ज्यादा आते हैं। जैसे जो मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, ये एरियाज, इन देवबंद, इन इलाकों से उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। तो फिर सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में थोड़ा कम है उनका। मगर बंगाल में देखेंगे लगभग 30% जो है मुसलमान का है। तो ये कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ एरियाज में नहीं है। तो इसीलिए ये डेमोग्राफिक जो भी है, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि माइनॉरिटीज भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित यहाँ है। वो लोग वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, अपना इकोनॉमिक दर्जा जो है उसको बढ़ा सक रहे हैं। इसका यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई खतरा नहीं। ये उस सर्वे से निकल के आता है। बाकी हमारी अड़ोस पड़ोस में जितने भी इलाके हैं, वहां माइनॉरिटीज महफूज नहीं है, माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है। वो माइनॉरिटीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए हैं लोग। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से कोई 10-15 साल के अंदर अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गया, वही हालत उधर भी होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हिंदू उनका वहां रहना है तो या तो अपना बेटी जिहादी लोगों को दे दें, या आप खुद कन्वर्ट होके फिर मुसलमान की जिंदगी जिए। तो ऑप्शन नहीं बचा है उनके यहाँ। तीसरा ऑप्शन है भारत में आना है। भारत में आना इतना आसान बात नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ये रिपोर्ट हम इस एंगल से देख सकते हैं कि भारत में इन लोगों को हमने सुरक्षित रखा है, इनको पूरा फ्रीडम दिया है। ये लोग मतलब बड़े हो रहे हैं, इनका पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो रही है, इनकी तरक्की हो रही है, ये सुरक्षित है। दुनिया में कहीं भी ये सुरक्षित नहीं रहेंगे जितना भारत में है। ये नतीजा उनसे निकल के आता है। जो नैरेटिव माइनॉरिटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ मारे जाते हैं, या हिंदू फैसिज्म है, आरएसएस है, बीजेपी है, मोदी एक राक्षस है, ये जो भी नैरेटिव ये खड़ा करने का कोशिश किया है वो सब फालतू निकला है। वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज यहाँ बहुत सुरक्षित है।
और यहाँ वो इवन टैक्टिकल वोटिंग करके बीजेपी को हराने की शक्ति भी बहुत से इलाके में ये लोग रखते हैं। डेमोक्रेटिक राइट है उनके पास, और अपना कम्युनिटी को वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, यही उससे नतीजा निकलता है। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, स्पेशली हिंदू, तो उनको दो तरफ से अटैक झेलना पड़ता है। स्पेशली एक जो मुस्लिम है, जो फोर्सेबली कन्वर्ट करते हैं, जो कि आप लव जिहाद कहें, और अलग अलग तरह के तरीके जो हथकंडे वो अपनाते हैं, जिसके लिए इनको बाहर से काफ़ी पैसा भी मिलता है। और जो क्रिश्चियन है, और वो भी मतलब कि कन्वर्ट करते हैं और वो अपने पैसे का यूज करते हैं। उनके पास जो पहला एक ही हथकंडा है कि आप जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे पैसे दो और कन्वर्ट करा लो। इसके लिए इन लोगों की फंडिंग बाहर से आती है। तो ये जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों का, वो आपको सही लगता है या नहीं लगता है? देखिए, परसेप्शंस मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यही रिपोर्ट देख लीजिए, जब ये रिपोर्ट कह रही कि 40% माइनॉरिटीज में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको आप वही एस्टिमेट आप थोड़ा आगे उसको प्रोजेक्ट करके देखेंगे, तो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बोलेंगे कि 20 साल के अंदर अंदर हिंदू यहाँ खत्म ही हो जाएंगे, हम्म। पूरे माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर एक स्टेटमेंट दिया था, हम्म। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, 3 फेजेस होते हैं, हम्म। वैसे स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स और ब्लडी लाइज बोलता था। तो अच्छा। स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी नतीजा निकाल सकते हो। जैसे एक स्टैटिस्टिक्स वो बताए थे, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं मैक्सिमम, उसका एक सर्वे करके एक रिपोर्ट निकाले थे लोग। हम्म। जो फुटपाथ और सड़क के बीच में मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, अच्छा। 90% एक्सीडेंट वहीं होते हैं। ये सड़क के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो कोई आके हम उसको मार देते हैं। तो सड़क के बीच, सड़क में जो लोग होते हैं ना, उनके हम्म। एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, अच्छा। क्योंकि तब तक इनको पता चलता है कि ये आ रहा है बीच सड़क में, वो कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत कम एक्सीडेंट बीच सड़क में होता है, मैक्सिमम इनके किनारे पे होता है। हम्म। तो इस स्टैटिस्टिक्स का नतीजा ये निकल के आता है कि आप बीच सड़क में चलेंगे तो आप सुरक्षित हैं, और किनारे पे जाएंगे तो आप असुरक्षित हैं। ऐसा नतीजा निकाल सकते हैं हम। तो यही प्रॉब्लम है ना। तो कोई सिगरेट का सर्वे किया है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें से 20% ज्यादा लोग कैंसर के बीमारी से मरते हैं। तो ये एक नतीजा है। बाकी जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो 5% मरते हैं, जो सिगरेट पीते हैं वो 20% मरते हैं। तो अब उसमें से ये भी बोल सकते हैं सिगरेट पीने वाले 80% कुछ नहीं होगा, ये भी बोल सकते हो ना। हम्म। तो स्टैटिस्टिक्स एंड ब्लडी स्टैटिस्टिक्स, जो हम्म। परसेप्शन है, परसेप्शन कुछ भी हो सकते हैं, मगर आप एक्चुअली नंबर्स और फिगर्स को देख के जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसके बेसिस पे आपको कुछ भी नतीजे पे पहुंचना है। अब यही नैरेटिव मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ और है। हम्म। ये कह रहे हैं कि मोदी एक फैसिस्ट है, मोदी पूरे हमारी खिलाफ पूरे जितने भी लॉस किए हैं, सीए लॉ हो, एनआरसी हो, या हम्म। जो भी हो, ये लव जिहाद के खिलाफ हो, हम्म। और मतलब ये राम जन्मभूमि का हो, जो भी हो, ये सब हमारी नस्लों को खत्म करने का, मुसलमानों को खत्म करने का इनका साजिश है। तो ये बहुत खतरनाक आदमी है, तो इसीलिए इनको हराना है। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया उधर। अब वो भी एक परसेप्शन है, हम्म। ये भी एक परसेप्शन है, वो भी एक परसेप्शन है। और सच्चाई जो है इन दोनों के बीच में रहती है कहीं। तो इसीलिए हम जब एनालाइज करते हैं, हमारी सामने जो डेटा है, वो डेटा को देख के एक प्रोफेशनल एनालिसिस करना है। उसके चलते हुए हाँ, ये एक फैक्ट है कि परसेंटेज वाइज मुसलमानों का परसेंट बढ़ा है। 9-10% था ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम पे, अब वो 13-14 तक आ गया है। वो सही बात है। मगर ये भी है कि आप हिंदू पॉपुलेशन में बौद्ध, सिख, जैन को भी ऐड करेंगे, 79% नहीं रहेगा, वो भी 82-83% रहेगा। तो और कुछ ट्राइबल्स को जो हिंदू मत से उसको अलग कर दिया था, उनको भी आप जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हेल्दी नंबर ही है हिंदू का भी। प्रॉब्लम यह है कि अर्बन रूरल डिवाइड ज्यादा है इधर, हम्म। और जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत है।
अर्बन एरियाज में बच्चा कम पैदा हो रहे हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिनके पास पैसे कम है हम्म। वो सोचते हैं कि हर एडिशनल बच्चा उनको आमदनी ला सकता है, इसलिए वो ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिचुएशन जो है हम्म। मुसलमानों में भी लगभग वैसे ही है, हिंदुओं में भी वैसे ही है। हम्म। पर कन्वर्शन एक रियलिटी है। अब मुस्लिम कन्वर्शन जो है बहुत कम है। पिछले मतलब ब्रिटिश छोड़ने से पहले जितना था उससे कम हो गया अभी। हम्म। लोग जानते हैं अभी इंटरनेट की जमाना है। लव जिहाद तो होता है, वो तो कन्वर्शन होते हैं, वो पढ़े लिखे लड़की कर रही है तो हम क्या उसको कैसे रोक सकते हैं। हम्म। जो अनपढ़ गंवार है वो कन्वर्ट हो रहा है तो समझ सकते हैं। मगर ये फार्मेसी इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये लोग जा रहे हैं, उसका मतलब है कि उनका इकोसिस्टम हिंदुओं के सिस्टम से हट गया है। उनका पेरेंट्स उनके जो भी है सिचुएशन जो है वो हिंदू नहीं रहा, इसीलिए वो लड़की को समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो जा रही है तो हम उसको कैसे रोक पाएंगे। हम्म। तो वो कम है, ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम कन्वर्शन इस देश में स्पेशली दक्षिण और ईस्ट में जो हो रहा है वो क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है। हम्म। चर्च का बहुत जबरदस्त फंडिंग पिछले 30-40 साल में हुआ है, इसके चलते हुए कन्वर्शन बड़े पैमाने पे इधर हुआ है। तो मगर वो लोग हमारी रिजर्वेशन सिस्टम को गलत इस्तेमाल करके वो क्रिश्चियन बन के रहते हैं वो लोग। एक केस आया आंध्र प्रदेश में, जहां एक गांव में उनके सेंसस के मुताबिक कोई क्रिश्चियन नहीं है, अच्छा। मगर वो लोग कन्वर्ट हो गए थे और 3 चर्चेस बनाए थे वो। हम्म। मगर यहाँ के जो बीसी और एससी के रिजर्वेशन है वो उसका लाभ उठा रहे थे। तो कोई पीआईएल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जब फाइल किया तो हम्म। वहां के कमिश्नर को बुला के पूछा है कि कितने क्रिश्चियंस है इसमें। तो उनके जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब अपने आप को या तो बीसी एससी कह रहे थे वो लोग। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये तीनों चर्च आप डिमोलिश करो, क्रिश्चियन नहीं है तो चर्च किस बात की है, क्यों चर्च होना चाहिए इधर। तो ये चीज है उधर। आप सेंसस देखेंगे क्रिश्चियन पॉपुलेशन एक्चुअली घटी है, हम्म। 2% से 1.5% तक घटी है ऑफिशियल फिगर्स। बट ये लोग सूडो क्रिश्चियंस बन के हिंदू नाम और हिंदू रिजर्वेशन लेके यस। ये लोग बड़े पैमाने पे उभर के आए हैं। बिल्कुल। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। इनफैक्ट नेपाल में भी मैक्सिमम कन्वर्शन क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। हम्म। प्रॉब्ली एशिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी कन्वर्शंस नेपाल में हो रहा है, और नेक्स्ट पंजाब में हो रहे हैं। ये लोग पगड़ी बांध के ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो पंजाब का क्या खतरा है। तो देश में मैक्सिमम अभी क्रिश्चियनिटी का खतरा है, इस्लाम का इतना नहीं है। वो इधर उधर होते हैं, फिर घर वापसी भी कहीं कहीं हो रहा है। तो बट ज्यादा खतरा क्रिश्चियनिटी से है। मुझे तो रिडिकुलस भी लगता है और काफी गुस्सा भी आता है कि ये सिख धर्म की स्थापना जो हुई, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, वो एक्चुअली इस्लाम को रोकने के लिए ही किया, वहीं से ही शुरू हुआ था। और आज वो सरदार जो होता है वो इस्लाम का धर्म अपना रहा है। जी अभी पंजाब, 2/3 पंजाब ऑलरेडी मुस्लिम बन गया है। हम्म। तो वो कौन थे? तो सिख ही थे ना। अब जो पाकिस्तान चला रहे हैं, हम्म। जो पंजाब उनके पास है, 2/3 पंजाब तो उनके पास है। हम्म। हमारे पास तो एक तिहाई ही है, हम्म। 2/3 उनके पास ही है। तो पंजाब क्या था, वो सब सिख सिख ही थे ना वो लोग। हाँ, हाँ। इतने इन्वेशन आए हैं, उन सबका पहला मुकाबला वही तो किए थे। हम्म। तो फिर राणा रंजीत सिंह के समय में यही लोग अफगानिस्तान को फतेह करके आए ना। कश्मीर कश्मीर से अफगानियों को भगाया, वही सिख कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है। मगर बलिदान भी सिख बहुत दिए हैं। बंडा सिंह बहादुर का बलिदान आप सुनेंगे तो हम्म। आंख में आंसू नहीं रुकेंगे आपका। जी। छोटा सा बच्चा, उनका बेटा, उनको मार के उनका हार्ट, उनका सीना निकाल के पिताजी के मुंह में ठोक देते हैं वो लोग, उनके आंखें फाड़ देते हैं पिताजी को। कितना बेरहमी से, कितने मतलब कितना टॉर्चरसली उसको मारा है। तो इनके इतिहास रही है, अर्जन सिंह ले लीजिए, गुरु तेज बहादुर का ले लीजिए, क्या क्या बलिदान दिए हैं इनके गुरु ने। तो वो दिए थे धर्म बचाने के लिए। अब गुरु ग्रंथ साहिब से रामा और कृष्णा का नाम निकालेंगे तो वो 10% रह जाएगा। 80-90% पूरा हमारा
धर्म का ही बात है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये लोग इतने भटके हुए हैं। मैं भी कड़ा पहनता हूँ, हम्म, मैं दक्षिण भारत का हिंदू हूँ, मैं भी कड़ा पहनता हूँ। हम्म, मैं शीशगंज गुरुद्वारा में मत्था टेक के इनको, मैं वहाँ ग्रंथी को देके फिर मैं पहना हूँ। हाँ, है तो मैं सोने का है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आस्था, मेरा श्रद्धा ये सिख गुरुओं के उस पे बहुत है। ये बहुत। लोग हमारे लिए बहुत कुछ किए, बहुत कुछ बलिदान दिए। उनके कारण मगर ये हम लोग लोग हैं। कभी ये गुरु ग्रंथ साहब को खोल के पढ़ना चाहिए इनको। हम्म, ये पढ़ती नहीं है। हम्म, सिखिज्म, सिख धर्म में क्या लिखा है इनको कुछ पता भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है हमें। अब अब देखिए, गुरु तेज बहादुर का जब कत्ल हुआ था, औरंगजेब ने उसका ऑर्डर किया था, तो उनका फरमान था कि उस शरीर को कोई भी छुएगा नहीं, कीड़े मकोड़े खाना है, कुत्ते और परिंदे उसको खाना है। तो ये उसका ऑर्डर था, जो भी उसका बॉडी को छुएगा उसको सर तन से जुदा कर देंगे। मगर भगवान की कृपा से एक आंधी आई थी। उस आंधी में कुछ उनके शिष्य ने उनके शीश निकाल के कोई कहीं और भाग गया, उनका शरीर पकड़ के कुछ लोग और भाग गए। उसके शीश तो फूलों में ढक के उसको सजा सजा के दिल्ली से बाहर लेके गए, और सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह ने उसका दहन संस्कार किया है। मगर उसका शरीर इतना बड़ा है, वो दिल्ली से बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो औरंगजेब के आदमी चप्पा चप्पा चांद मार रहे थे, तो उसका दहन संस्कार कैसे करें? तो उनका एक शिष्य अपने घर में अपने घर को आग लगा दिया, अपने घर को आग लगा के गुरु का अंतिम संस्कार किया है। उसी जगह पे अब रिकाबगंज गुरुद्वारा खड़ा है, हमारी पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में। मोदी जी गया था 1 साल पहले रिकाबगंज गुरुद्वारा में। तो ये इतिहास कितने सिखों को मालूम है? तो ये हमें जानना चाहिए। मैं बंडा सिंह बहादुर का गुरुद्वारा गया हूं मैं। ये क्या बोलते हैं उसको, कुतुब मीनार के पीछे गलियों में है, छोटा सा गली में है, जहां उनको दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया। मैं उधर गया हूं मैं। सिखों की बलिदान के चलते हुए देश में धर्म बचा है। फिर भी ये लोग इतने धर्म से दूर हो गए हैं। ना इनको सिख धर्म मालूम है, ना भारत की धर्म मालूम है। ये लोग ईसाई और इस्लाम धर्म पकड़ के ये लोग जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, इस्लाम अपनाने के बाद उसका हालत क्या हो गया, आप देख लीजिए। तो ये प्रॉब्लम है। और खालिस्तानी मूवमेंट, ये लोग कनाडा में बैठे हैं, वो क्या है, सिख धर्म क्या है, गुरु ने क्या किए हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं। नहीं, ये बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात। अभी मेरे पास में दो सवाल थे। हमारा अंतिम सवाल तो बचा हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। आ, ये जो कन्वर्सन का जो खेल चलता है पूरे इंडिया में, और इफेक्टिवली पहले की सरकार तो खैर कुछ करती ही नहीं थी, उनको तो इससे कोई मतलब नहीं था। आपके पास अगर कुछ आइडिया है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके दिमाग में तो ये बात जरूर होगी, और कोई ना कोई कदम वो जरूर उठाएंगे। अगर आपके कुछ विचार हैं तो वो रखिए। और जो अंतिम प्रश्न है वो हम लोग फिर कभी दूसरे दिन बात करेंगे। वो है कि इस चुनाव के बाद में मोदी जी के सामने क्या क्या चुनौती होगी। तो ये एक अच्छा सेशन है, वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। कन्वर्सन को कैसे रोका जा सकता है, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से होता है और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से होता है, जिसने पूरे डेमोग्राफिक को चेंज करके रखा है। तो क्या सरकार कर सकती है इस विषय में, और समाज को क्या करना चाहिए? तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। अगर आप 1-2 मिनट में कुछ बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, इसका कोई मैजिक वैंड तो है ही नहीं है, हम्म, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। मगर ये सरकार बहुत कम कर सकती है, समाज को बहुत कुछ करना है। जी। समाज पहले हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, हिंदू के जैसे जीना चाहिए इनको। बिल्कुल। वो हम कर नहीं रहे हैं। नहीं कर। तो ये प्रॉब्लम है। हम हिंदू कहते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, आप मंदिर वंदिर जाते हैं, मगर हम जो है अब्राहमाइज हो गया। हम्म, अपना निजी कारणों के चलते हुए हम इसमें जाते हैं। अब कुंभ मेला में जाते हैं, हम्म, कुंभ मेला में 2 करोड़ लोग जाते हैं। जी। पूरा दुनिया में मैक्सिमम कांग्रेगेशन जो इंसान की कांग्रेगेशन है एक रिलीजियस पर्पस के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुंभ मेला होता है। जी। मगर कुंभ मेला में आपके बगल में कौन बैठा है, आप उससे कोई लेना देना नहीं है।
हम्म, आपके पाप धुलने के लिए आप जा रहे हो। हम्म, मतलब इंडिविजुअल जा रहे हैं, 2 करोड़ इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, 2 करोड़ भक्त जा रहे हैं, मगर एक हिंदू भी नहीं जा रहा है उधर। हम्म, ये हमारी प्रॉब्लम। जब हम हिंदू बन के रहेंगे, हिंदू के नाते हम जीना शुरू करेंगे, अपने आप को बचा के रखने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हम हिंदू बन के जिएंगे, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्शन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमें खुद हिंदू क्या है पता नहीं है। मंदिर जाते हैं, सीधा मंदिर गया, हुंडी में डाला, 150 डाल दिया, और मुझे तुरंत कल सुबह मुझे प्रमोशन चाहिए। हम्म, इंडिविजुअल स्तर पे हम भगवान से हम वार्तालाप कर रहे हैं। मगर कभी कोई जाके मंदिर में ये पूछा है कि हमारे धर्म बचाइए भगवान, या हमारे देश को बचाइए, या अखंड भारत बनाइए, कोई पूछ रहा है? तो हमारी प्रॉब्लम ये है, पहले हम हिंदू बनना चाहिए। हम हिंदू नहीं बन रहे हैं। भक्त हैं इधर, बहुत से भक्त हैं, मगर हिंदू बहुत कम है। तो हिंदू पहले हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। हम्म, और दूसरा, इनका एजेंडा तो वही है, बहुत अब्राहमिक रिलीजन्स, उसमें यही है, पूरा दुनिया को कन्वर्ट करो, हम्म, तभी आपको जन्नत मिलेगा, हम्म, तभी जीसस क्राइस्ट का पुनरागमन होगा। हम्म, जब तक दुनिया में क्रिश्चियनिटी पूरा 100% नहीं होगा, तब तक वो वापस नहीं आने वाला है। तो वो जल्दी वापस आना हो तो कन्वर्शन ज्यादा करना है। वो उनके ऊपर एक टेंशन है, अभी क्या करें। एक बार उसमें गया तो वो सच्चाई मान के चलते हैं ना, वो उनकी मजबूरी है, वो तो करते ही रहेगा। जब आप लॉजिक पे उनसे बात करेंगे तो लॉजिक बैठेगी नहीं, क्योंकि ये बिलीफ है। तो वो ये विश्वास करते हैं कि इनको कन्वर्ट करना एक धर्म की काम है। तो उसमें आप सही इस्तेमाल, सही रास्ता अपनाएंगे या गलत रास्ता अपनाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितने को कन्वर्ट करना है उतना कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करेंगे तो आपको जन्नत में अच्छा सीट मिलेगा। यही उनका सोच है। तो इसीलिए उनसे आप कितना लड़ोगे, वो आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएंगे जितना आप खुद अपने आप को हिंदू बनाने में आप फोकस करेंगे, तो ये लड़ाई अच्छी तरह से होगी। तो उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, अभी काशी कॉरिडोर और उज्जैन का, शायद आने वाले दिनों में शाही ईदगाह जो मथुरा में है, फिर बाकी ज्ञानवापी को निकाल के, ये सब जब होंगे, ऑटोमेटिकली रिवाइवल तो होगा। 92 में हिंदू कैसे थे, अब की हिंदू कैसे हैं, हम्म। दोनों में बहुत फर्क है। अभी आइडेंटिटी हम मेरे पास अब बहुत समय नहीं है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और हम लोग फिर से मिलेंगे। जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो हम लोगों के लिए एक सेशन हो सकता है, तो उस पर बात करेंगे। तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों अपना समय देने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये 2024 के जो भारतीय चुनाव हैं उसके अंतिम परिणामों, जो परिणाम है उसका जो कवरेज है, हम उसको यहीं पे रोक रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे लिखिए, हम लोग उसको कवर करेंगे। तो धन्यवाद गिरधर मामेरी जी, अपना समय देने के लिए। आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी जानकारी मिली। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। ठीक है सर।